हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल और क्लास पर। जैसा कि आप लोगों ने टॉपिक देख लिया कि वीडियो किस टॉपिक पर है। अगर आप इसे तैयार कर ले जा रहे हैं तो पक्का है कि जो हमारे बोर्ड में होता है उसमें 10 में से 10 आराम से मिल जाएगा आप लोग। क्यों मिल जाएगा 10 में 10? क्योंकि 5 MCQ आता है, 5 क्वेश्चन आता है, MCQ आता है। उसके बाद PYQ आता है जो 1 नंबर के लिए आता है, मतलब 5 क्वेश्चन रहते हैं, वो मिल जाएगा। और साथ ही काफ़ी हेल्पफुल करेगा। अगर हम आगे यूपी कैटेगरी की तैयारी करेंगे तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है यूपी कैटेगरी वालों के लिए भी और जो क्लास 12th में है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। और साथ ही यहाँ पर मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चन रखे गए हैं जो कि हर बार बोर्ड में पूछे जाते हैं, चाहे बोर्ड हो या यूपी कैटेगरी हो, उसमें पूछे जाते हैं। तो काफ़ी ध्यान दीजिएगा और अच्छे से वीडियो के एंड तक बने रहिए। और वीडियो के एंड में कुछ ऐसे टॉपिक है, कुछ ऐसे प्रश्न है जो यूपी कैटेगरी में हर बार आते हैं और बोर्ड में भी हर बार पूछा जाता है। तो हमारा पहला प्रश्न है, गाय के शरीर के मुख्य भाग कौन कौन से हैं? यानी कि गाय के शरीर के मुख्य भाग कौन कौन से हैं? तो है सिर, गर्दन, धड़, अगला पैर तथा पिछला पैर और पुच्छ होते हैं। उसके बाद गाय भैंस होती है, गाय तथा भैंस में कितने जोड़ी गुणसूत्र यानी कि कितने जोड़ी यानी ट्विन कितने होते हैं? तो जो गाय में गुणसूत्र होता है वो 60 होता है, यानी कि 60 होता है। जो भैंस में गुणसूत्र होते हैं वो 50 होते हैं। तो अगर जोड़ी की बात कर रहे हैं तो कितनी जोड़ी हो जाएगी? जो भैंस हो गई उसमें 25 जोड़ी और जो उसमें है गाय में उसमें 30 जोड़ी हो जाती है गुणसूत्र। और साथ ही उत्तर प्रदेश में अच्छे बैल उत्तर प्रदेश में अच्छे बैलों को कहाँ से प्राप्त किया जा सकता है? कहाँ से प्राप्त किया जा सकता है? तो जहाँ पर पशु मेले लगते हैं वहाँ से प्राप्त किया जा सकता है, जैसे बाटेश्वर या आगरा से, या फिर कानपुर में प्राप्त किया जा सकता है। कानपुर में पशु मेला लगते हैं। और देवा या बाराबंकी में भी प्राप्त किया जा सकता है। साथ ही अगला प्रश्न है, दोहन के समय आयन को किस लोशन से धोना चाहिए? तो इसका एक होता है KMNO4। इसको और किस नाम से जाना जाता है? एक नाम ये है कि इसे पोटेशियम परमैंगनेट के नाम से जाना जाता है। इसका दूसरा क्या नाम है उसको आप लोग कमेंट बताना। तो जो हमारी मतलब जो गाय दूध को उतारती है, गाय दूध को उतारने के लिए मतलब कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है? तो ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन उत्तरदायी होता है। इसका इंजेक्शन भी आता है। तो इसका प्रभाव कितना होता है? तो 5 से 7 मिनट तक। कितना? 5 से 7 मिनट तक। और ये बताना कि जो गाय का दूध दुहा जाता है, गाय का दूध दोहन समय में मतलब कितने समय में किया जा सकता है, मतलब कितने समय में करना चाहिए? आधे घंटे में, यानी कि 30 मिनट में, 15 मिनट में, या फिर 7 मिनट में? तो उसको कमेंट बताना कि हाँ 7 मिनट। और वीडियो के अंत में जब आप वीडियो पूरा देख लें थोड़ा एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए करिए। तो गाय के दूध दोहन के समय दूध चढ़ाने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? तो ये एड्रीनल ग्रंथ से, किससे? एक एड्रीनल ग्रंथ से निकलने वाला एड्रीनेलाइन जिसे एपिनेफ्रिन कहते हैं। और क्या? एपिनेफ्रिन हार्मोन होता है। चाहे हम इसको लिखें, लेकिन इतना ध्यान मतलब रखना कि किससे निकलता है? तो एड्रीनल ग्रंथ से निकलता है। किससे? एड्रीनल ग्रंथ से निकलता है। कौन सा? एपिनेफ्रिन निकलता है। तो दूध दोहते समय दोहन के आरंभ के दूध तथा अंतिम दूध में वसा प्रतिशत कितनी होती है? वसा प्रतिशत मतलब कितनी प्रतिशत वसा मात्रा पाई जाती है? जैसे फिर से देखिए एक बार, दूध दोहते समय किसके, यानी कि दूध दोहन समय या दूध दोहते समय दोहन के आरंभ के दूध में, किसमें? दोहन के आरंभ के दूध में तथा जो अंतिम दूध होता है उसमें कितना, जो अंतिम दूध होता है में वसा की कितनी प्रतिशत मात्रा पाई जाती है? कितनी परसेंट मात्रा पाई जाती है? तो जो आरंभ का दूध होता है उसमें लगभग 1% होती है और अंतिम में 8.5% होती है। साथ ही दुग्धशाला को कौन से घोल द्वारा रोगाणु रहित किया जा सकता है? मतलब किया जाता है कौन से मतलब किस रसायन से रोगाणु रहित किया जाता है? तो फिनाइल के द्वारा। तो अभी आप लोग तो 12th में है, तो एक फिनाइल का सूत्र जो संरचना बताइए कैसे होती है? फिनाइल का संरचना या फिर सूत्र बताइए। फिनाइल का सूत्र क्या है? किसका? फिनाइल का सूत्र कमेंट कीजिए। अगर आ रहा हो तो बेंजीन का, किसका?
बेंजीन का, एक फिनाइल का संरचना सूत्र बताइए। मतलब ये या तो संरचना सूत्र बताइए तो सूत्र ही बताइए कितना कितना होता है, सी कितना होता है, CH कितना होता है इसमें, उसके बाद लास्ट में क्या रहता है फिनाइल में। साथ ही गाय दोहन की कौन सी, गाय दोहन की सबसे अच्छी विधि है, कौन सी विधि है गाय दोहन की, तो कौन सी है, तो पूर्ण हस्त विधि है, मुट्ठी विधि या फुल हैंड मिल्किंग, पूर्ण हस्त विधि या फिर मुट्ठी विधि। कौन सी विधि, मुट्ठी विधि, जिसे फिस्टिंग विधि भी कहते हैं। साथ ही मुट्ठी फिस्टिंग विधि, छोटे बच्चे जो छोटे बच्चों को जन्म के समय खीस क्यों पिलाई जाती है, खीस क्यों पिलाई जाती है, तो पता है कितनी पिलाई जाती है, पहले क्यों नहीं कितनी पिलाई जाती है, तो पशु के शरीर भार का 1/10वां भाग पिलाई जाती है, मतलब 1/10वां भाग, पशु के शरीर का 10वां भाग। जैसे कि अगर समझ लिया कि पशु अधिकतर तो 25 किलोग्राम को होते हैं, 25 किलोग्राम है उसका वेट, तो कितने दूध खीस पिलाई जाएगी, तो 2.5 किलोग्राम खीस पिलाई जाती है। और एक ही बार में नहीं पिलाई जाती है, इसे थोड़ा थोड़ा करके 3 से 4 बार में पिलाई जाती है खीस। और खीस क्यों पिलाई जाती है, क्योंकि खीस दस्तावर होता है। क्या होता है जो खीस है, खीस क्या होता है, खीस दस्तावर होता है, इसमें रोग के बचाव की शक्ति होती है। क्या होती है, रोग से बचाव की शक्ति होती है। और साथ ही विटामिन ए, विटामिन ए किसकी, विटामिन ए जो दूध के पेचे इसमें अधिक होता है। खनिज लवण तथा प्रोटीन की साधारण दूध से अधिकता होती है। क्यों पिलाई जाती है इसमें, मतलब रोग से बचाव के लिए सख्त होती है, रोग प्रतिरोधक शक्ति होती है इसमें। और साथ ही विटामिन ए दूध की अपेक्षा अधिक होता है, और साथ ही दूध की अपेक्षा इसमें प्रोटीन भी अधिक होता है, तो इसीलिए इसे खीस पिलाई जाती है। और प्रत्येक बच्चे को प्रतिदिन कितना खीस पिलाना चाहिए, तो भी मैं बताया कितना पिलाना चाहिए, तो इसको आप लोग कमेंट बताना कितना पिलाना चाहिए। इधर मैं स्किप कर रहा हूँ इसको। तो पर 100 किलोग्राम शरीर भार के पशु को कितना शुष्क पदार्थ दिया जाता है, तो अगर मतलब हमारी गाय है, तो यहाँ पर किसी का चर्चा नहीं किया, तो 2.5 से 3% हम लिख सके, कितना 2.5 से 3%। अगर गाय है तो उसके लिए 2.5%, अगर भैंस है तो कितना, तो उसके लिए 3 किलोग्राम शुष्क पदार्थ दिया जाता है। साथ ही अगला है, एक भैंस का ब्यातकाल कितने दिन का होता है, और भैंस का बोटेनिकल नेम मतलब जूलॉजिकल नेम क्या होता है, भैंस का जूलॉजिकल नेम क्या होता है, तो कमेंट में करना। भैंस का जूलॉजिकल नेम क्या होता है तो कमेंट बताना। और इसका ब्यातकाल कितने दिन का होता है, तो 310 दिन का होता है। और जो भेड़ का होता है, भेड़ का ब्यातकाल कितने दिन का होता है, और बकरी का ब्यातकाल कितने दिन का होता है, इसको आप कमेंट में बताना, इसका कितने दिन में होता है। पशु को क्यों गिराते हैं, अगला प्रश्न हमारा, पशु को क्यों गिराते हैं, तो जैसे कि पशु को नसबंदी करना हुआ, या फिर पशु का ऑपरेशन करना हुआ, या फिर जो ये देखिए पशु का ऑपरेशन करने हो तो नाल लगाने के लिए, या फिर सींग रोदन के लिए, या फिर बधिया करने के लिए, तो इन सब के लिए पशु को गिराया जाता है। साथ ही अगर हम बात करें, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 15, तो पशुओं के सींग रोधन में कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है, या कौन सा रसायन प्रयोग करते हैं, तो किस रसायन का प्रयोग करते हैं, तो KOH का। इसका नाम बताइए KOH क्या है, KOH का नाम कमेंट कीजिए। इसको कास्टिक पोटास बोलते हैं, एक नाम और है इसका, एक कास्टिक पोटास है, एक नाम और है, उसको कमेंट बताइए। 3 क्वेश्चन पूछ चुके हैं, तीनों का जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। पशुओं को गिराने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है, तो परिवर्तित रिफ्लेक्स विधि है। कौन सी, परिवर्तित रिफ्लेक्स विधि। अगला प्रश्न है 16, गाय में नाड़ीगत कहाँ से ज्ञात की जाती है, तो जो नाड़ीगत होती है, ये कॉक्सिजियल धमनी के ऊपर 2 उंगली रख के ना, जो कॉक्सिजियल धमनी के ऊपर 2 उंगली रखकर जो है नाड़ीगत पढ़ते हैं, 1 मिनट के लिए एकदम ध्यानपूर्वक। साथ ही बात करें NDRI, ये आई है, ये एक नहीं है, ये आई है। NDRI का फुल पूरा नाम क्या होता है, तो मतलब नेशनल क्या होता है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, तो करनाल हरियाणा में। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसको आप कमेंट बताना, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसको कमेंट बताना।
साथ ही इसका IVRI का पूरा नाम क्या है, तो इसका पूरा नाम है इंडियन वेटरनरी, क्या, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहाँ पर है, तो ये इज्जतनगर बरेली में। कहाँ पर है, यूपी कैटेट में हर बार पूछा जाता है, मतलब कभी कल पूछा जाता है, या तो ये पूछा जाए NDRI कहाँ है या फिर IVRI कहाँ है, दोनों में से एक तो पक्का पूछा जाता है। तो कहाँ पर, एक इज्जतनगर बरेली में है। कहाँ पर, इज्जतनगर बरेली में है। कहाँ पर, उसके अगला प्रश्न है हमारा, तो क्या क्वेश्चन प्रश्न नंबर 20, IDD का पूरा नाम क्या है, मेरा पूरा नाम लिखिए। तो IDD का पूरा नाम क्या होता है, इंडियन डेयरी डिप्लोमा। क्या होता है, इंडियन डेयरी डिप्लोमा। तो NDRI फिर से आ चुका है, इसमें करनाल हरियाणा में है, उसके बाद इज्जतनगर बरेली में है। साथ ही दूध उत्पादन में, किसके, दूध उत्पादन में या फिर दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, कौन सा स्थान है, तो प्रथम स्थान है। कौन सा स्थान है, प्रथम स्थान है। साथ ही अगला प्रश्न है हमारा, दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी से, किसकी कमी से, कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, इसका जवाब आप लोग किसे बताएंगे, कमेंट में नहीं बता रहे। दुधारू पशुओं के में तो क्या हो जाता है, तो दुग्धजन्य रोग हो जाता है। कौन सा रोग, दुग्धजन्य, जिसे मिल्क फीवर भी कहते हैं। साथ ही एक प्रश्न अगर हम पूछे तो एग्रोनॉमी से, किससे पूछे, एग्रोनॉमी से। एग्रोनॉमी से अगर हम एक प्रश्न पूछे आप सबसे, जैसे कि काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्रोनॉमी से हम पूछ रहे हैं, तो प्रश्न ये है कि विश्व में सब्जियों के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला देश कौन सा है। कौन सा, विश्व में सबसे अधिक सब्जी उत्पादन में सबसे आगे कौन सा देश है, सब्जी उत्पादन में प्रथम स्थान किस देश का है, तो किस देश का है, इसको आप कमेंट बताना। जिसका कमेंट सही होगा उसे इस वीडियो का लिंक मतलब PDF प्रोवाइड किया जाएगा, जिसका भी क्वेश्चन सही होगा, जिसने भी कमेंट किया। अगर नहीं आता है तो ये बता देना कि हाँ नहीं आता, बता दीजिए। बाकी काफी सिंपल क्वेश्चन है कि विश्व में सब्जी के उत्पादन में प्रथम स्थान कौन सा, मतलब कौन से देश रखता है या कौन सा देश है इस समय। एक है FDC, कौन सा है, FDC, PDC, एक है दूसरा, इस बार दूसरा है यहाँ पर, एक है PCDF का पूरा नाम व स्थापना वर्ष लिखिए। जिसका पूरा नाम क्या होता है, तो प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन। क्या होता है, फेडरेशन। स्थापना 1962 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी, तो इसमें नहीं लिखा है, तो ये लखनऊ में है। कहाँ पर है, लखनऊ में है। क्या, फिर से बार देखिए, P प्रादेशिक कोऑपरेटिव, D से डेयरी, F से फेडरेशन, स्थापना वर्ष 1962। भैंस की वह कौन सी नस्ल है जिसकी सींग हंसियाकार होते हैं, हंसियाकार के होते हैं, कौन सी नस्ल है। और साथ ही मेहसाना, एक होती है मेहसाना लिखा जाता है, मेहसाना, एक होती है मेहसाना। तो इसका क्रॉस बताइए, ये बताइए कि क्या संकर नस्ल है जो मेहसाना है, क्या है जो मेहसाना है, बताइए क्या ये संकर नस्ल है। अगर संकर नस्ल है तो इसका क्रॉस बताइए, क्या है इसका क्रॉस बताइए, इसका क्रॉस बताइए। अगर संकर नस्ल है तो इसका क्रॉस बताइए। और साथ ही किस भैंस की किस नस्ल की सिंग जो हंसियाकार होते, तो सुरती का होता है, सुरती हंसियाकार। साथ ही अगला है, 2 एंटीबायोटिक दवाइयों के नाम लिखिए। तो एक पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्या है, पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन, जो 2 एंटीबायोटिक दवाओं के नाम है। को काफी मतलब याद कर लें, कभी कल पूछा जाता है यूपी कैटेट में 2 नंबर में। यूपी कैटेट में आता है 4 नंबर के लिए, ओपन बोर्ड में आता है कितने नंबर के लिए, 2 नंबर के लिए, या फिर 1 नंबर में आता है। अरे विश्व में क्या, प्रश्न नंबर 27, विश्व में सबसे अधिक दूध देने वाली गाय, भैंस तथा बकरी की नस्ल। ये काफी महत्वपूर्ण, पर विश्व में सबसे अधिक दूध देने वाली गाय, भैंस तथा बकरी की महत्वपूर्ण नस्ल। जैसे कि सबसे अधिक दूध कौन देती है, तो होल्स्टीन फ्रीजियन देती है गाय में, और भैंस में मुर्रा, और बकरी में सानेन। दूध की रानी किसे कहा जाता है, तो सानेन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, तो सानेन को कहा जाता है। और बात ही अगर जो भैंस की है, भैंस की क्या है, मुर्रा, और एक है गाय की। तो गाय की 2 है, एक होल्स्टीन फ्रीजियन होता है जिसका ओपी जो है हॉलैंड है, और एक है जिसका अभी तक मतलब कोई चर्चा नहीं, किसी मतलब विस्तार से नहीं लिखा गया है, कहीं पर चर्चा नहीं किया गया है कि क्या होता है। उसका नाम है उबरे बलांका। क्या होता है, उबरे बलांका।
जो कि सब विश्व में सबसे अधिक दूध देती है, लेकिन उसका कोई विशेष स्थान या विशेष चर्चा नहीं। क्या वो गाय का उबरे बलांका होते हैं, उबरे बलांका, लेकिन इसका कोई विशेष चर्चा नहीं है। भैंस की मुर्रा होती है, बकरी की सानिन होती है। तो बकरी की जो सानिन नस्ल है इसको और किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? तो बकरी की सानिन होती है, अरे मैं तो लिख दिया, रानी के नाम से जाना जाता है। गाय का जो दूध होता है, जो गाय का दूध होता है पीला क्यों होता है? जो गाय का दूध होता है पीला क्यों होता है, इसको आप लोग कमेंट में बताना, गाय का दूध पीला क्यों होता है। साथ ही अंडे की जर्दी जो होती है, जो अंडे की जर्दी होती है, यानी कि उसमें वसा प्रतिशत कितनी होती है, वसा प्रतिशत कितनी होती है अंडे की जर्दी में? 32.5% होती है। और जो इसका पीला वाला भाग होता है, कौन सा? येलो वाला भाग होता है, उसमें जो है प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? किसकी? प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है उसमें, वो कमेंट में बताना। उत्तर प्रदेश में कुल कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं? उत्तर प्रदेश में कुल कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं? तो कुल मतलब कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं? तो 4 हैं, जिसमें से एक CSC हो गया, चंद्रशेखर CS, जिससे एक चंद्रशेखर आजाद कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है, एक आचार्य नरेंद्र कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज है। और बाकी जो 2 विश्वविद्यालय हैं, जो 2 विश्वविद्यालय हैं, इनको आप कमेंट बताना कि कौन कौन से हैं, दोनों विश्वविद्यालय कौन कौन से हैं, उनके नाम कमेंट बताना। अगर नहीं पता है तो इसलिए बता दो, मतलब किस राज्य में है या फिर किस जिले में है। घी तथा मक्खन में विशेष जो क्या है, घी तथा मक्खन में विशेष प्रकार की सुवास किसके कारण होती है? किसके कारण होती है सुवास? तो ये डाई एसिटिलाइट के कारण होती है। किसे? डाई एसिटिलाइट के कारण। दूध की रानी, इसको हम पूछे थे, तो इसको आप हम अगला इसको, क्योंकि मैं जो ऊपर क्वेश्चन नंबर 32 है, कौन सा? जो ऊपर क्वेश्चन नंबर 32 है, जो ऊपर क्वेश्चन नंबर 32 है, वो हम कमेंट बॉक्स में बोले उसका जवाब देने के लिए। हाँ, माना कि मैंने बता दिया रानी कहा जाती, लेकिन सॉरी यार, सॉरी, थोड़ा मतलब टेक्निकल प्रॉब्लम था। तो जो क्वेश्चन नंबर 32 की बात कर रहे थे, जो क्वेश्चन नंबर 32 है उसको अभी पूछे, कमेंट में पूछे, लेकिन वो तो बता दी क्या कहा जाता है, तो उसको आप लोग कमेंट बताना। तो साथ ही उत्तर प्रदेश में कुल कितने व कौन से पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय है? कौन से पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय है उत्तर प्रदेश में? तो कौन से पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय? तो एक ही है, कौन सा? पंडित दीनदयाल उपाध्याय। कौन सा? पंडित दीनदयाल उपाध्याय कृषि पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के मथुरा में है। क्या है पूरा नाम इसका? क्या है? पंडित दीनदयाल, क्या? पंडित दीनदयाल कृषि चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? मथुरा में है, मथुरा उत्तर प्रदेश में है। और है उत्तर प्रदेश में, कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में गौवंशीय तथा महिषिया की भैंस वंशीय पशुओं की संख्या कितनी है? कितनी है? तो कितनी है? जो हमारी भैंस है, भैंस का कितना? भैंस का कितना है? तो 26.5 मिलियन है। और जो गाय है, गाय का 20 मिलियन है। क्या है? 20 मिलियन आबादी है सिर्फ उत्तर प्रदेश में। और गाय व भैंस ऋतु यानी कि हीट में आने पर किस समय कृत्रिम गर्भाधान कराना चाहिए? किस समय कृत्रिम गर्भाधान कराना चाहिए? तो जब मध्यकाल से अंतिम काल, मतलब अंतिम काल या 3 घंटों में कराना चाहिए, जब मध्य में होती है, जब मिडिल में होती है। मिड भैंस जो है, भैंस वर्ष के किस माह में अधिक गर्मी में यानी कि हीट या ऋतु में आती है? किस वर्ष में आती है? जब अधिक गर्मी या हीट में आती है। तो आती है अधिकतर जब अगस्त से जनवरी के बीच में आती है। किसमें? अगस्त से जनवरी के बीच में आती है। 19वीं पशुगणना कब हुई थी? मतलब कब की गई थी? 19वीं पशुगणना कब की गई थी? कौन सी? 19वीं। तो कब की गई थी ये? तो 2012 में की गई थी। 2012 में की गई थी 19वीं पशुगणना। साथ ही अगला प्रश्न है हमारा कि
प्राकृतिक गर्भाधान, जो प्राकृतिक गर्भाधान विधि द्वारा एक सांड से एक वर्ष भर में कितनी गायों को गर्भित कराना चाहिए, ये कराया जा सकता है। तो एक वर्ष में कितनी गायों को गर्भित कराते हैं 100 से 150 गायों को, 100 से 150 गायों के। जो कृत्रिम गर्भाधान ये प्राकृतिक गर्भाधान हो गया। जो कृत्रिम गर्भाधान होता है, कौन सा, जो कृत्रिम गर्भाधान होता है उसमें सांड के एक बार प्राप्त बीज से कितनी गायों को गर्भित करा सकते हैं, कितनी गायों को गर्भित करा सकते हैं एक बार में, कितनी गायों को गर्भित करा सकते हैं, इसको कमेंट बताना, किसमें बताना, कमेंट बॉक्स में बताना। जो क्वेश्चन नया है उसे आप लोग पूछ लेना कि एक बार कि हाँ इसका आंसर बता देगी, अगर ना आए तो भी बताना। बाकी वीडियो कैसी लगी आपको ये भी बताना कि हाँ, क्योंकि टाइप करने में काफ़ी वक्त लगता है। तो अगला प्रश्न है कृत्रिम गर्भाधान हेतु है, एक क्वेश्चन भी आया, 39 क्वेश्चन भी मैंने बताया है, तो आप लोगों को कमेंट में बताना है जवाब। तो पशुपालन से संबंधित किन्हीं 2 पत्रिकाओं के नाम लिखिए। तो एक डेयरी समाचार हो गया, डेयरी इंडियन मैन, एक डेयरी समाचार हो गया, एक इंडियन डेयरी मैन हो गया। तो क्योंकि पशुपालन से है तो डेयरी, इसका मतलब डेयरी भी कहते हैं, डेयरी का पेपर है आज हमारा। तो जैसे डेयरी समाचार, इंडियन डेयरी मैन। तो कृत्रिम गर्भाधान का मतलब कृत्रिम गर्भाधान क्या है, तो क्या है, तो कृत्रिम ढंग से, कौन से ढंग से, कृत्रिम ढंग से, एक मिनट, कृत्रिम ढंग से नर पशु का बीज एकत्र कर मादा की जननेंद्रियों, कहाँ पर, जननेंद्रिय गर्भाशय या गर्भाशय की ग्रीवा में, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कृत्रिम ढंग से नर का बीज, जो नर पशु का बीज है, एकत्रित कर मादा के जननेंद्रियों में यंत्र की या किसी विशेष यंत्र की सहायता से कृत्रिम रूप से पहुंचाने की क्रिया को कृत्रिम गर्भाधान कहते हैं। कौन सा, कृत्रिम गर्भाधान कहते हैं। और दुग्धशाला, जो दुग्धशाला है, दुग्धशाला को रोगाणु रहित करने के लिए या फिर किस रोगाणुनाशी का प्रयोग किया जाता है। तो कौन से रोगाणुनाशी का प्रयोग किया जाता है, तो एक होता है फिनॉइल, फिनॉइल का प्रयोग किया जाता है। सबसे अधिक भैंसों की संख्या किस देश में है, तो किस देश में है, तो भारत देश में सबसे अधिक। मक्खन में, जो मक्खन में होती है उसमें वसा प्रतिशत कितनी पाई जाती है, मक्खन में वसा प्रतिशत कितनी पाई जाती है, तो वसा प्रतिशत कितनी पाई जाती है, कमेंट बताना। और सबसे ज्यादा जो है वसा, जो सबसे ज्यादा वसा यानी कि फैट होता है वो किसमें पाई जाती है, अगर नाम पता हो तो बता, सबसे ज्यादा वसा किसमें पाई जाती है। तो मैं इतना बता रहा हूँ कि उसमें 9.95% या सिर्फ 9.99% पाई जाती है, अधिकतर 9.95 ही लिखा रहता है, तो इतना पाया जाता है, उसमें वसा पाया जाता है। और किसमें पाया जाता है, किस पदार्थ में पाया जाता है, तो इसको आप कमेंट बताना। और ये डेयरी से संबंधित है, हमारे सिलेबस में ही है और एनिमल हस्बेंड्री से ही है, हमारी बुक से ही, कोई बाहर का क्वेश्चन नहीं है। टोड मिल्क, एक यूपी कैटेगरी की डेयरी से काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न यूपी कैटेगरी में पूछा जाता है। टोड मिल्क, कौन सा मिल्क, टोड मिल्क तथा डबल टोड मिल्क में वसा प्रतिशत कितनी होती है। तो देखिए टोड मिल्क में 3% होती है, और टोड यानी कि डबल टोड, इसका आधा कर देंगे, किसका, डबल टोड का आधा कर देंगे, कितना हो जाएगा 1.5%, कितना हो जाएगा 1.5%, इतना होता है। तो एक बार टोड पूछा, टोड का याद कर लीजिए कि कितना होता है, 3% होता है, कितना होता है, 3% होता है। और जो डबल टोड होता है उसे 3 का हम कितना कर देंगे, 3/2, तो कितना आ जाएगा 1.5 आ जाएगा। जो 1.5 आ जाएगा ये हमारा हो जाएगा वसा प्रतिशत, इसकी वसा प्रतिशत हो जाती है। तो ये यहाँ पर लिखा गया है। सिंग रोधन की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है, तो कास्टिक छड़ द्वारा सिंग रोधन करना, कास्टिक छड़ द्वारा। और साथ ही अगला प्रश्न है पशुओं को बधिया करने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है, पशुओं को बधिया करने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है, तो कौन, वर्डिजो होता है, वर्डिजो कैस्ट्रेटर होता है, कौन सा यंत्र है, वर्डिजो कैस्ट्रेटर होता है। इसका एक यंत्र और होता है, कौन सा होता है, एक यंत्र और होता है, जिससे मतलब रबड़ का छल्ला पहनाया जाता है, रबड़ पहनाया जाता है। उसके बाद जो उसके अंडकोश होते हैं उसमें जो है ऑक्सीजन या फिर भोजन नहीं मिलता है, तो धीरे धीरे वो कटकर गिर जाते हैं, इसमें काफी समय लगता है। इस विधि में जो एक होता है एलिस्टर, एक कौन सी विधि है, एलिस्टर विधि है, उसमें रबड़ का छल्ला पहनाया जाता है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब उसमें पूछा जाता है, क्योंकि कैटेगरी पूछा जाता है, और साथ ही हमारे बोर्ड में क्वेश्चन आता है। श्वेत क्रांति का जन्म किसे कहा जाता है,
श्वेत क्रांति का जन्म किसे कहा जाता है? और 26 नवंबर को, तो 26 नवंबर को होता है। 26 नवंबर को मिल्क डे क्यों मनाया जाता है? कौन सा 26 नवंबर को मिल्क डे क्यों मनाया जाता है? 26 नवंबर को मिल्क डे क्यों मनाया जाता है? पता है ना कि 26 नवंबर को मिल्क डे मनाया जाता है, लेकिन क्यों मनाया जाता है? इसका जवाब कमेंट बताइए, नहीं तो हम अगले वीडियो में इसको कवर करेंगे। तो श्वेत क्रांति का मतलब जन्म किसे कहा जाता है? तो फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन, तो वर्गीज, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। और जो व्हाइट हो गया व्हाइट क्रांति, और जो एक ग्रीन रेवोल्यूशन होता है, कौन सा? ग्रीन रेवोल्यूशन है। इसके पिता कौन है? इसके पिता दो हैं, इसके फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। इसके एक होता है डी कॉन्डोले होते हैं, एक नॉर्मन ई बोरलांग है। कौन है? श्वेत क्रांति, हरी क्रांति या ग्रीन रेवोल्यूशन की। एक है नॉर्मन ई बोरलांग है, एक स्वामी एमएस स्वामीनाथन है। कौन है? एक नॉर्मन ई बोरलांग है, एक स्वामीनाथन है। तो कहाँ के हैं डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलांग? कहाँ के हैं? यूपी के हैं या भारत के हैं या फिर चीन के हैं या जापान के? कहाँ के हैं? और साथ ही जो डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन है, कौन से? एमएस धोनी मत समझ लेना, एमएस स्वामीनाथन जो है, ये मतलब कहाँ के रेवोल्यूशन के, किस मतलब कहाँ के हैं? उत्तर प्रदेश के, बिहार के, यूपी के, या फिर भारत के, या फिर विश्व के? कहाँ के हैं वो आप कमेंट बताना कहाँ के हैं। बाकी इनको मैं बता दिया हूँ। साइलेज बनाने की दो उपयुक्त चारों के नाम लिखिए। साइलेज बनाने की एक मक्का, एक जौ, जो मोटे होते हैं, साइलेज उनसे बनाया जाता है। भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन किस राज्य में होता है? तो सबसे अधिक भैंस कहाँ पर पाई जाती है? वो यूपी में पाई जाती है। तो कहाँ पर होता है? तो यूपी में ही होगा। सबसे अधिक दूध उत्पादन यूपी में होता है। कहाँ पर होता है? उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी में होता है। गाय के दूध का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? गाय के दूध का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? तो ये होता है 1.0 कितना? 1.03%। ओ नो, 1. भैंस का जो होता है, तो भैंस का तो 1.03% होता है, और जो गाय का होता है 1.028% होता है। एक घनत्व होता है। जो अपेक्षित घनत्व नापा जाता है, ये किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? और वसा प्रतिशत किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? कमेंट बताना। साथ ही गाय की वह कौन सी नस्ल है जिसे सवाई चाल के नाम से जाना जाता है? जो जितने भी भाई 12 की पास करने के बाद यूपी कैडेट की तैयारी की या जेट की तैयारी की, जेट या फिर सुपरवाइजर की तैयारी करेंगे, उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप नोट कर लेना कहीं पर। सवाई चाल के नाम से जाना जाता है, कौन सा जाना जाता है? तो कॉकरेज जानी जाती है। कौन सा? कॉकरेज जानी जाती है। अगला प्रश्न है, द्विप्रजननी वाली गाय की नस्ल का नाम लिखो। तो एक ही याद करिए, हरियाणा। कौन सी? हरियाणा जन्म इसका हरियाणा मूल स्थान में है। तो गाय, भैंस, भेड़, बकरी का गर्भकाल लिखिए। तो गाय का कितना होता है? तो गाय का होता है 283 दिन, भैंस का 310 दिन, 145 दिन, 150 दिन का गर्भकाल होता है। साथ ही पशुओं में कब्ज दूर करने की एक दवा बताओ। पशुओं में कब्ज दूर करने की एक दवा का नाम तो मैक्सल्फ। क्या है? मैक्सल्फ। इसे रेचक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेचक भी कहते हैं। मैक्सल्फ, इसे रेचक भी कहते हैं। मैक्सल्फ को रेचक भी कहते हैं। रेचक का एक काफी उदाहरण है पशु को कब्ज दूर करने के लिए। और एक होता है अलसी का तेल। किसका? एक अलसी का तेल होता है। पशुओं के पेट में अफारा हो जाने से, क्या हो जाने से? पशुओं के पेट में अफारा हो जाने पर पेट से गैस निकालने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ट्रोकर एंड कैनुला। तो ट्रोकर एंड कैनुला सब लोग कंफ्यूज रहते हैं। जो कैनुला होता है वो हमारे गांव में बोलते क्या? कैनुला होता है। जो ट्रोकर होता है वो पेन के आकार का होता है। किसके आकार का? पेन के आकार का होता है। इसके आकार का पेन के आकार का होता है। ये हमारा हो गया क्या? ट्रोकर। ये होगा कैनुला। ये हो गया हमारा कैनुला, ये होगा हमारा ट्रोकर। जो बोलते हैं ना कि गांव में फुकनी होती है। क्या होती है? गांव में फुकनी होती है, उसको समझ लीजिए क्या है वो क्या है? कैनुला है। और ट्रोकर पेन के आकार का होता है। तो या तो पेन देख लीजिए, जो पेन का ऊपर खोखला होता है वो कैनुला, खोखला कैनुला। और जो
नोक होती है जिसमें रिफिल जो नोक होता है उसको क्या बोलते हैं, ट्रोकर। साथ ही पशु, जो पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान से संबंधित दुग्ध पत्रिकाओं के नाम लिखिए। पशुपालन मतलब पशुपालन एवं उत्पाद, इंडियन फार्मिंग, इंडियन डेयरी मैन, अभी आगे हो गया था। गाय के अमाशय के कितने भाग होते हैं, गाय के अमाशय के कितने भाग होते हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट है। गाय के अमाशय के 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं। और सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, तो कमेंट बताओ गाय के अमाशय के सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है। चारों नाम क्या है, एक रुमेन है, रेटिकुलम है, ओमेजम है और एक एबोमेजम है। क्या है, एबोमेजम है। तो अगला प्रश्न है, गाय की आंत की लंबाई कितनी होती है, तो कितने होते, तो 55 से 55 मीटर होती है। कितने होते, 55 से 60 मीटर होती है गाय की आंत की लंबाई। तो बिना जुगाली करने वाले पशुओं में, मतलब आंसर भी सामने पढ़ लिख चुका है, बिना जुगाली करने वाले पशु कौन कौन से हैं, जैसे कुत्ता हो गया, घोड़ा हो गया, गधा हो गया, सुगर हो गया, ये सब होते हैं बिना जुगाली करने वाले। मुर्गियों में क्या, मुर्गियों में उपलब्ध कुछ चारों के नाम बताइए, जैसे बाजरा हो गया, मक्का, ज्वार, चरी हो गया, जो मतलब उपलब्ध होते गर्मियों में कुछ। अच्छा, गर्मियों में यार मुर्गी, सॉरी यार, गर्मियों में उपलब्ध कुछ चारों के नाम बताइए। तो जितनी गर्मियों में क्या होते हैं, अधिकतर रबी और खरीफ का मौसम रहता है। नहीं, गर्मियों में खरीफ और जायद का हमेशा मौसम रहता है। तो जो खरीफ में उगाए जाते हैं ना, ज्वार, मक्का, बाजरा, तो जो मक्का होता है अधिकतर उस 3 ऋतु में उगाया जाता है। और गाय के दुग्ध सिराओं में क्या बहता है, तो क्या बहेगा, दुग्ध सिरा है तो रक्त ही बहेगा ना, इसमें कंफ्यूजन मत होना। दुग्ध सिरा में क्या बहता है, रक्त बहता है, तो इसमें भी यही बहेगा। साथ ही बकरी में प्रथम ब्यात की आयु कितनी होती है, तो जो बकरी की प्रथम ब्यात की आयु होती है 2 वर्ष होती है, 2 वर्ष का। और जो संकर गाय होती है उनका भी प्रथम ब्यात काल कितना होता है, 2 वर्ष होता है। साथ ही जुगाली करने वाले पशुओं के मुंह में कितने कृंतक दांत पाए जाते हैं, तो जुगाली करने वाले पशुओं के मुंह में कितने कृंतक दांत पाए जाते हैं, तो 8 पाए जाते हैं, 4 जोड़ी पाए जाते हैं। 8 पाए जाते हैं, 4 जोड़ी पाए जाते हैं। 8 या 4 जोड़ी पाए जाते हैं। एक भैंस के सींग में छल्ले हैं, उसकी उम्र याद कीजिए। तो उसकी जो भैंस है, तो इस क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो साथ ही एक है गाय के मुख में कुल कितने दांत होते हैं, तो गाय के मुख में कुल कितने दांत होते हैं, तो एक होता है अस्थाई दांत, एक होता है अस्थाई दांत। जो अस्थाई दांत होते हैं, जो अस्थाई दांत होते हैं वो 32 होते हैं। कौन कितने होते हैं, जो अस्थाई दांत होते हैं वो 32 होते हैं। जो अस्थाई दांत होते हैं वो कितने होते हैं, वो 20 होते हैं। कितने होते हैं, वो 20 होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, तो इसको देख लीजिए, अगले वीडियो में क्यों कवर करें। क्या है, एक भैंस के सींग में कितने छल्ले हैं, एक भैंस के सींग में 5 छल्ले हैं, तो उसकी आयु क्या होगी। तो भैंस के लिए जो सूत्र होता है ना, उसमें तो दिया रहता है भैंस की अनुमानित आयु, तो 3 प्लस इतना होता है, जैसे 3 सही 1/2 प्लस छल्लों की संख्या होती है। किसकी, छल्लों की संख्या होती है। तो यहाँ पर छल्लों की संख्या तो है नहीं, तो क्या रहेगा यहाँ पर, तो हो जाएगा इसमें हम वर्ष याद करने, छल्ला याद कर रहे हैं, तो यहाँ पर 5 वर्ष लिख देंगे, तो कितने होगा, 5 3 8 वर्ष। कितना हो जाएगा, मतलब नहीं लिखेंगे यहाँ पर, 3 सही 1/2। छल्लों की संख्या तो हमें छल्लों की संख्या में याद करनी है, तो 5 वर्ष यहाँ पर दिया है, तो ये हो गया 5 8 सही 1/2। तो कितने वर्ष का हो गया, तो 8 सही 1/2। अगर हम उसमें व्यवस्थित करें तो कितना होगा, तो 8 दूनी 16 1 17/2 यानी कि 8.5 वर्ष। कितना, 8.5 वर्ष। सॉरी, यहाँ पर जो छल्ले दिए हैं ना, छल्ले दिए हैं, इसमें 5 छल्ले हैं, तो जो भैंस होती है के लिए 3 सही 1/2 होता है, प्लस छल्लों की संख्या होता है, तो छल्लों की संख्या होता है, तो 5 3 8 हो गया यहाँ पर,
कितना हो गया, तो 5 3 8 हो गए, 8/1/2 हो गया। तो अगर हमारी गाय होती है, यहीं पर क्या होती, गाय होती है, उसमें 5 छल्ले होते हैं, तो अधिकतर जो गाय होती है उसमें सींग तो अनुपस्थित होते हैं। अगर मान लीजिए मतलब कितनी गाय में है तो 5 छल्ले हैं, तो जैसे गाय के लिए 2:2 सही 1/2 होता है, मतलब छल्लों की संख्या 5 छल्ले हो जाते हैं, तो यहाँ पर 7 सही 1/2 हो जाता है। कितना वर्ष हो जाता है, तो 3.5 वर्ष का हो जाता है। कितना, 3.5 वर्ष का, प्लस 5 छल्ले होते हैं ना, तो 3.5 वर्ष का हो जाता है। 2 सही 1/2 प्लस 5 छल्ले, तो 5 2 7 हो गए, 7 सही 1/2 नहीं यार, 7 सही 1/2, 7 2 14, 1 15, जैसे कितना हो जाता है, 2 सही 1/2 इतना था, तो प्लस 5 छल्ले थे, तो हो जाता है यहाँ पर 7 सही 1/2, तो जब 7 2 14, 15 हो गया, तो 15/2 कितना हो गया, तो 7.5 वर्ष हो जाता। कितना, 7.5 वर्ष हो जाता। अगर भैंस के हैं तो 8.5 वर्ष हो जाता है। को मतलब काफी देख लें कितना, जो काफी इंपॉर्टेंट देखने वाली बात है। अगर गाय का पूछा जा रहा है तो गाय का 2 सही 1/2 रहेगा, 2 सही 1/2 रहेगा। अगर भैंस का पूछा जा रहा है तो 3 सही 1/2 रहेगा। तो काफी मतलब ध्यान में रखिएगा। साथ ही वीडियो को अंत तक देखिए, साथ ही ये काफी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि अभी ये स्टार्टअप चैनल है, मुझे थोड़ा दिक्कत होता है बोलने के लिए, तो इसका मतलब इसको थोड़ा सा आप मैनेज कीजिएगा। तो किस पशु को सींग रहित किया जाता है, क्योंकि भेड़ को सींग रहित किया जाता है। कितने दिन में किया जाता है, जवाब लोग कमेंट बताना। कमेंट में हम बहुत सवाल पूछते हैं, बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, तो आपको नहीं आ रहा तो बता दीजिए सर, जितने क्वेश्चन पूछे हैं बता दीजिए, तो मैं सबको जो है एक करके बता दूंगा। नहीं तो आप जो है वो कमेंट कर दीजिए, क्वेश्चन कमेंट कर दीजिए, उसका आंसर मिल जाएगा। तो इसमें आलस मत करना, कमेंट करना। वायरस या विषाणु द्वारा होने वाले 2 रोगों के नाम बताइए। विषाणु द्वारा होने वाले 2 रोगों के नाम बताइए। एक खुरपका मुंह का रोग होता है जो काफी इंपॉर्टेंट है, एक रिंडर पेस्ट जिसे प्लेग बोलते हैं, पशु प्लेग बोलते हैं, एक होता है रिंडर पेस्ट, एक खुरपका मुंह पका। ये यूपी कैडेट में अधिकतर पूछा जाता है कि ये जो खुरपका मुंह पका है, बोर्ड में पूछा जाएगा, यूपी बोर्ड में, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे एमपी बोर्ड हो, चाहे बिहार बोर्ड हो, चाहे राजस्थान बोर्ड हो, तो पूछा जाता है खुरपका मुंह पका जो रोग होता है। क्या खुरपका मुंह पका, ये वायरस के द्वारा होता है कि जीवाणु के कारण होता है। जो हमारी बुक है उसमें दिया है क्या, जीवाणु के कारण, लेकिन जीवाणु के कारण नहीं होता, वो वायरस के कारण होता है। अगला प्रश्न है, गाय में अस्थायी केंद्रीय कृंतक दांत कितने आयु में निकलते हैं। तो एक मतलब कितने 2 वर्ष की आयु में निकल जाते हैं। जितने भी अस्थायी केंद्रीय कृंतक दांत होते हैं, वैसे तो जो अस्थायी होते हैं वो 2 वर्ष में निकल जाते हैं, लेकिन जो अस्थायी केंद्रीय कृंतक दांत होते हैं, केंद्रीय कृंतक दांत जो आगे होते हैं दोनों दांत, तो 2 वर्ष की आयु में निकलते हैं। कितने वर्ष की आयु में, 2 वर्ष की आयु में निकलते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 70 हो गया हमारा। वीडियो को आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भेजिएगा, क्योंकि ये स्टार्टअप चैनल, ताकि उसका भी हेल्प हो जाए। तो अगर आप लोग यूपी की तैयारी करना चाहते हैं, एक सिलेबस, जितने भी सिलेबस होते हैं सबकी तैयारी करना चाहते हैं, सब सिलेबस को कवर करना चाहते हैं, तो हमारे इस वीडियो के जो चैनल का डिस्क्रिप्शन होता है, चैनल का डिस्क्रिप्शन, उसमें लिंक दिया है, या तो उस नंबर पर कांटेक्ट करिएगा, मैसेज कीजिए, कांटेक्ट नहीं मैसेज कीजिएगा, फोन मत कीजिएगा, क्योंकि फोन नहीं लगता उस पर। तो हमारा प्रश्न है, गाय में केंद्रीय कृंतक दांत कितने वर्ष में निकलते हैं, तो 2 वर्ष में निकलते हैं। 2 संकर गायों के नाम लिखिए। 2 संकर गायों के नाम लिखिए। एक हो गया करण सूच, एक हो गया कर्ण फ्राइज। क्या है करण सूच, एक कर्ण फ्राइज। इसका क्रॉस जिसको याद है उसको लिखिए, बताइए कि इसका क्रॉस क्या होता है। क्या कर्ण फ्राइज का और कर्ण सूच का क्रॉस क्या होता है। अंडा उत्पादन की दृष्टि से मुर्गी की अंडा उत्पादन की दृष्टि से कौन सी मुर्गी अच्छी है, तो व्हाइट लेग हॉर्न होती है। क्या होती है, व्हाइट लेग हॉर्न। तो बुलनोज रिंग कहाँ काम में आता है, बुलनोज रिंग किस काम में आता है, सॉरी बुलनोज रिंग किस काम में आता है, तो किस काम में आता है, सांड के नियंत्रण के लिए, मतलब सांड के नियंत्रण करने के लिए, सांड के नियंत्रण के लिए नाक में डाला जाता है। सभी लिख सकते हैं, सांड के नियंत्रण के लिए नाक में डाला जाता है। गाय में जो हमारी दुधारू गाय में होती है, उनमें जो दुधारू गाय होती है, तो गाय धोने में
अधिक से अधिक कितना समय लगाना चाहिए, अधिक से अधिक कितना समय लगाना चाहिए, इसको आप कमेंट में बताना, अधिक से अधिक कितना समय लगाना चाहिए। ऐसी कौन सी भैंस है जिसके दूध में वसा परसेंट सबसे अधिक पाई जाती है? यूपी कैटेगरी से काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और बोर्ड में भी आता है। ये सब किसमें सबसे अधिक दूध जो है पाया, मतलब वसा पाया जाता है। तो विश्व में दूध उत्पादन की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? तो एक सब्जी उत्पादन की दृष्टि में कौन सा स्थान है और एक दूध उत्पादन की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो उसको कमेंट बताना। इसका तो दूध उत्पादन की दृष्टि से, जो दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है। विश्व में सबसे अधिक दूध देने वाली गाय की कौन सी नस्ल है? तो एक बार चर्चा किया था कि उबरे वलांका है ना, तो उसका विशेष कोई चर्चा नहीं रहता है। अगर वहां पर है तो ठीक है, बाकी तो हम लोग यहाँ पर कैटेट में लिखेंगे या अपनी कैटेट में होल्डिंग फ्रीजन लगाएंगे। अगर बोला जा रहा है कि उबरे वलांका है वहां पर, तो वहां पर लिखेंगे। अगर बोर्ड में लिख रहे हैं कि बोर्ड में, तो ऐसा लिखेंगे कि उबरे वलांका अगर लिख रहे हैं बोर्ड में, तो बोल रहे हैं यहाँ पर ऐसे लिखना नोट में कि इसका कोई विशेष विस्तृत वर्णन नहीं है, तो वहां पर लिख देना। इसके बाद अगला ये होल्डिंग फ्रीजन का डाल देना। तो हो सकता है कि नंबर न कटे, हो सकता है नंबर नहीं कटेगा। खट्टी दही में अम्लता की परसेंट होती है, कितनी परसेंट अम्ल मतलब अम्ल पाई जाती है? तो 1% होती है खट्टी दही में। और अगर हम दूध, जो ताजा दूध दुहा जाता है, उसमें अम्ल की कितनी परसेंट मात्रा होती है? जितने भी लोग टॉप 10 पढ़ चुके हैं, टॉप 10 जितने भी लोग पढ़ चुके हैं उनको पता होगा कितनी, या तो जितने लोग बुक पढ़ चुके हैं या फिर जितने लोगों ने तैयारी कर चुके हैं अपने, उनको तो पता होगा। वो जवाब जरूर बताइएगा कि कितनी होती है जो ताजा दूध दुहा जाता है। जीवाणु हनन क्रिया में दूध को 20 डिग्री सेल्सियस के लिए कितने ताप पर गर्म किया जाता है? तो कितने ताप पर? सिर्फ 20 मिनट के लिए। इसको ध्यान में देखिएगा, 20 मिनट के लिए। तो 63.33 मतलब 33 डिग्री से 55 या फिर 55 फ़ारेनहाइट तक गर्म किया जाता है। 20 मिनट के लिए गर्म किया जाता है, 30 मिनट के लिए नहीं। दूध में उपस्थित रोगाणुओं को नष्ट करने की क्रिया मतलब कहलाती है तो पश्चुरीकरण कहलाती है। क्या? पश्चुरीकरण कहलाती है। खट्टे दूध से बनाया जा सकने वाला दूध पदार्थ क्या होता है? तो पनीर होता है। मीठी दही में अधिकतम प्रतिशत अम्लता होती कितनी पाई जाती है? तो वो पाई जाती है 0.7% पाई जाती है, 0.70% बोल सकते हैं। तो प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन यानी कि PCDF प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन कहाँ स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है। इसका 1 किलोग्राम भैंस के दूध से यूपी कैट में पूछा जाता है या फिर बोर्ड में पूछा जाएगा। 1 किलोग्राम भैंस के दूध से प्राप्त पनीर की मात्रा होती है तो कितना? 200 ग्राम प्राप्त होता है। घी में औसत परसेंट कितनी पाई जाती है? तो 99.5% पाई जाती है। तो इस वीडियो को हम एंड करते हैं, फिर मिलते हैं एक अगला वीडियो लेकर जिसमें हम पूरा मैराथन करवाने वाले हैं, पूरे बुक का निचोड़, जो पूरी बुक होगा। जिसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, क्या जिसने भी कुछ भी नहीं पढ़ा है, जिसने कुछ नहीं पढ़ा है उसी उतना ही पढ़ लें तो पता है, मतलब तो 50 में 50 कोई नहीं मतलब ला सकता है जल्दी, और ना ही कोई देगा 50 में 50, 1-2 नंबर कट जाता है। तो 50 में 50 का गारंटी हम नहीं दे सकते हैं, लेकिन इतना बोल सकते हैं अगर पूरा पढ़ लिए जा रहे हो तो आप बड़े आराम से पास हो जाओगे। सिर्फ उतना तैयार कर लो, पास हो जाओगे। तो बाकी हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों का जो है 38 से 45 के बीच में आए, 38 से 45 के बीच में आए, हम कोशिश यही करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप लोग अपनी तैयारी जबरदस्त कीजिए क्योंकि बोर्ड पेपर बहुत जल्द आने वाला है, बहुत ही पास है। तो